जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे एक चैप्टर, उसका नाम है बातचीत। ये जो चैप्टर है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। गद्य खंड का ये जो है फर्स्ट चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, पहले तो एक अच्छे से बात समझ जाइए कि देखिए जो क्लास 12th है बिहार बोर्ड, क्लास 12th जो है बिहार बोर्ड, इसमें जो है ना क्या बोला जाए, इसमें हिंदी और इंग्लिश ये जो दो सब्जेक्ट हैं, इनमें रही बात प्रश्न जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह मेन चैप्टर से कहीं ज्यादा जो राइटर हैं उनसे प्रश्न ज्यादा होता है। तो आप जब कभी भी चैप्टर पढ़िएगा तो राइटर को थोड़ा ध्यान में रखते हुए, राइटर से रिलेटेड, जैसे राइटर मतलब सिंपल भाषा में कहिए तो उनका जीवन परिचय आपको ध्यान देना होगा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें समझ रहे होंगे कि मतलब ये है कि क्लास 12th में हिंदी हो या इंग्लिश बिहार बोर्ड से, उसमें आपको राइटर का जीवन परिचय ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, तो ध्यान देते हैं। चैप्टर के लेखक कौन है? चैप्टर का नाम पहले मैं बता दूं, बातचीत। इस चैप्टर के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। यह एक महान पत्रकार थे, ये एक पत्रकार थे। इनका जन्म बात किया जाए तो याद रखिएगा, याद रखना जरूरी है, इग्नोर ना करिएगा इसे। जन्म जो है 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। ओके, इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी, लेखक के पिताजी यानी बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी, उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था इनका? पार्वती देवी। ओके, इसके अलावा एक बात ध्यान दीजिएगा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो संस्कृत में हुई है, इस बात का भी ख्याल रखना है। तो क्या क्या चीजें, जन्म हम लोगों ने देखा 1844 में इलाहाबाद में हुआ, मृत्यु 1914 में हुआ। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिताजी हैं और माता श्री जो है वो है पार्वती देवी, और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ वह संस्कृत भाषा में हुआ। ओके, अब आगे समझते हैं जी। इन्होंने प्रयाग में एक स्कूल एंट्रेंस दिया था 1867 में। इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये बातें आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1885 ईस्वी में CAV स्कूल प्रयाग में यह संस्कृत अध्यापक के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट। हाँ, यह एक महान पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक पत्रिका शुरू किया था, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट। ओके, तो जन्म 1844 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, पिता बेनी प्रसाद भट्ट, माता पार्वती देवी, और ये CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक रहे 1885 में। इतनी बातें याद रखिएगा। इन्होंने अपने जीवन में 1000 के आसपास निबंध लिखा है और उनमें से लगभग 100 से ज्यादा निबंध जो है वह महत्वपूर्ण है, और ये जितने भी निबंध हैं वह भट्ट निबंध माला में प्रकाशित हुआ है, और भट्ट निबंध माला जो है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। तो याद रखिएगा कि भट्ट निबंध माला जो है किससे संबंधित है? तो बाल कृष्ण भट्ट से संबंधित है। और भट्ट निबंध माला जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 2 खंडों में।
ओके, इतनी बातें याद रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अगली बातें समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने उपन्यास लिख रखा है। उपन्यास क्या, उसका नाम क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्तवैरी, 100 अजान एक सुजान। यह अति महत्वपूर्ण है। रसताल यात्रा, उचित दक्षिण, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये जो है उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे जा चुके हैं। इसमें 2-3 है, ये इन्हें याद रखिएगा। ये हाईलाइट जो किया गया है ये अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद रखना ही चाहिए। ओके, इसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है। उस नाटक का नाम है पद्मावती। एक बात का ख्याल करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीजें आप समझने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आप परेशान रहेंगे। देखिए, एक है पद्मावत, एक है, ध्यान देना आपको थोड़ा सा चीजें, बस थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखे। ओके, एक है पद्मावती, ये नाटक है। इस नाटक के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ओके, ये बातें चीजें याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। ये बात ठीक है भाई, ये थोड़ा सा अजीब लिखा गया लेकिन मेंटेन करिएगा, बाल कृष्ण भट्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, एक पद्मावत और है पद्मावत, पद्मावत के रचयिता, पद्मावत के रचयिता हम ही लोग के सिलेबस से में पद्य खंड जो है पढ़िएगा आप, कड़बक चैप्टर होगा। कड़बक चैप्टर के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। तो पद्मावत के लेखक जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो ध्यान दीजिए, पद्मावती नाटक बोलेगा तो बालकृष्ण भट्ट, और पद्मावत केवल पूछ देगा तब आएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो जब क्लास 12 में ही हम लोग जब शुरू करेंगे क्या बोला जाए, पद्य कविता वाला हिस्सा, तो उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर ही है मलिक मोहम्मद जायसी का कड़बक। उस वहां पर हम बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। आइए थोड़ी बातें समझते हैं। नाटक जो है उसका नाम है पद्मावती। इसके बाद एक बात और याद रखिएगा, और एक नाटक इन्होंने लिख रखा है रेल का विकट खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा एक यहां पर है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, यह भी एग्जाम में आया हुआ है, उसे मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। वो है नील दमयंती या दमयंती स्वयंवर, इसे याद रखिएगा। नल दमयंती, नील नहीं, मैं जल्दी में नील बोल गया। ओके, ये बातें याद रखिएगा। तो क्या क्या आपने देखा कि उपन्यास क्या क्या लिखा गया, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये तो एकदम गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रसताल यात्रा, ओके, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, बालकृष्ण भट्ट। और तब तक आप कमेंट करके बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या है, ताकि मैं देखूं कि आप इससे पहले जो पढ़े हैं वो याद है या नहीं। ओके, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं साहब। इन्होंने प्रहसन भी लिख रखा है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। संयोगिता स्वयंवर, यहां पे मुझे इरेज करना पड़ेगा तो मैं इरेज कर देता हूं। संयोगिता स्वयंवर, इसे याद रखिएगा, ये भी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ओके, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रसताल यात्रा, पद्मावती, रेल का विकट खेल और संयोगिता स्वयंवर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एक इसे भी आप माइंड में सेट रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, ये किसके द्वारा है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं साहब। हाँ, तो मैंने आपसे प्रश्न पूछ रखा था कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। मैं जैसा आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आया होगा, याद भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी माता पार्वती देवी थी,
इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। आपने इतनी बातें समझा, सीखा। ओके, अब इसका सारांश थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाँ, सारांश कुछ ऐसा है, बिल्कुल नहीं छूटेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। मेन किताब आप पढ़ें न पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे, आपका कोई चैप्टर में कोई कठिनाई नहीं आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ओके, देखिए, प्रस्तुत कहानी बातचीत, यानी ये जो प्रस्तुत कहानी है ये बातचीत, लेखक महान पत्रकार, ये लेखक भी थे और महान पत्रकार, उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति मतलब वही बोलने की शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है इस चैप्टर में वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं, इस सही इस्तेमाल कैसे किया जा सके। ओके, लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती, लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती, बोलने की शक्ति न होती, तो हम नहीं जानते कि इस सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बिठा दिए, सॉरी यहां पे जल्दी में, एक कोने में बिठा दिए गए होते। मतलब कहना चाहते हैं कि यदि बातचीत की शक्ति नहीं होती तो ऐसा लगता है कि दुनिया लुंज पुंज है बस, और एक कोने में मनुष्यों को क्या कर दिया गया है, बिठा दिया गया है, अर्थात सब कुछ सन्नाटा दिखता। लेखक आगे क्या है, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं और वो आगे बताते हैं कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन चुके हैं। घरेलू बातचीत कैसा है, मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार खाने पीने चलने फिरने की आवश्यकता है मनुष्य को, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी जो है मनुष्य के लिए आवश्यक है। ओके, हमारे मन में जो कुछ मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर मन से बाहर आ जाता है, अर्थात हल्का महसूस होता है। इससे हमारा चित्त मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और साथ ही मन परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी अपने दिल में रखी गई बातों को यदि किसी को कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है। बातचीत भी क्या है, हमारे जीवन में इसका एक खास मजा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कई बार चीजें किसी से बात करते वक्त, घर कोई रिश्तेदार मिल गए, कोई कुछ मिल गया, तो बातचीत करते वक्त कई बार हम अपनी जरूरत की चीजों को भूल जाते हैं, बात करने में मशगूल हो जाते हैं। तो उसी चीज को बताते हैं कि बातचीत करने का भी एक अपना खास मजा है। आगे भट्ट जी बतलाते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता। यानी कि इंसान जब तक नहीं बोलता उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के बोलने से ही उसके गुण और दोष प्रकट हो जाते हैं, यानी उसका इंटरव्यू हो जाता, साक्षात्कार हो जाता है कि वह इंसान कैसा है। महान विद्वान बेन जॉनसन, इसमें जो बालकृष्ण भट्ट है एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की है, ऐसे आगे चल के एडिशन भी मिलेंगे, पहले इनको समझते हैं। एक व्यक्ति के बारे में चर्चा की है जिनका नाम बेन जॉनसन है। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का
मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यानी कोई इंसान बोलता है तभी उसके आप सही व्यक्तित्व को पता कर पाते हैं, जान पाते हैं, उस व्यक्ति के बारे में समझ पाते हैं कि वो इंसान कैसा है उसके बोलने से। तो ये लाइन याद रखिएगा, ये पंक्ति, कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ओके। एडिसन के अनुसार, एडिसन क्या कहते हैं कि 2 से अधिक लोगों, यहां पे लोगों शब्द ऐड कर दिया जाए, 2 से अधिक लोगों की जो बातचीत है, क्या 2 से अधिक लोगों की जो बातचीत है वह राम रमगोल होता है। मतलब वो, जब देखिए, वास्तविक बात केवल 2 लोगों के बीच होता है, 2 लोग बैठे हैं, कोई भी हो सकता है, तो वास्तविक बातचीत उन्हीं 2 लोगों के बीच है। लेकिन यदि तीसरा कोई अचानक आ जाता है तो वह बात उस मुद्दे से हटकर कहीं और चला जाता है, अर्थात वह बात जो है वह राम रमोगल हो जाता है। कब? जब बात 2 से अधिक के बीच की होती है। और यह कथन किसका है? एडिसन का। और बेन जॉनसन का क्या कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यूरोप के लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप में देखिए, इन्होंने पाठ्य पुस्तक में यूरोप की जगह यूरोप शब्द प्रोनाउंस किए हैं, उच्चारण किए हैं। तो यूरोप के लोग बातचीत के हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। कई बार जिनका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ठीक ठाक होता है तो लोग कई बार बातें इतनी चुटीली अंदाज में कह जाते हैं कि कान को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये बातें कह रहे हैं। हिंदी में ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है तो उसी को क्या कह रहे हैं? हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है। सुहृद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। बातचीत का सबसे उत्तम बात ये बताते हैं कि इंसान को खुद से भी कभी बात कर लेना चाहिए। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की उत्तम कला है। ओके, आगे बढ़िएगा। देखिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने रख रखा है, यहां से चीजें ख्याल रखिएगा। लेखक और विधान। तो देखिए, लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार हैं, पत्रकार भी हैं। और यह अध्याय जो है, अभी आप एक जो पढ़ रहे हैं, यह एक निबंध है। ओके, इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब आगे ध्यान देना है थोड़ा सा। बातचीत का महत्व क्या है? बातचीत का महत्व क्या है? तो लेखक ने बातचीत की शक्ति को ईश्वर का वरदान माना है। लेखक ने बातचीत की शक्ति को क्या माना है? ईश्वर का वरदान। यदि बातचीत होता ही नहीं तो ये दुनिया लुंज पुंज सी पड़ी होती। अगर मनुष्य में यह शक्ति न होती तो यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख को न जान पाते। ये किसकी शक्ति है? बातचीत की शक्ति है। बातचीत का उद्देश्य क्या है? तो बातचीत मन बहलाने, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक तरीका है। ओके, इसके माध्यम से हम अपने अंदर के विचारों, सुख दुख, भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। ओके, बातचीत से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो इसके बारे में वही लाइन बेन जॉनसन वाली रिपीट होगी। प्रसिद्ध विद्वान बेन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण, दोष, व्यक्तित्व का पता नहीं चलता है। ओके, आगे की लाइन।
असल बातचीत क्या है? तो असल बातचीत जो है सिर्फ दो लोगों के बीच होता है, और दो से अधिक लोगों के बीच जो बात होता है वह राम रमोवल हो जाता है। ओके, इन बातों को ख्याल रखिएगा। आगे वही बात है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है आवाक होकर, बिल्कुल शांत होकर स्वयं से बातचीत करना, खुद से बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका है। क्योंकि जब इंसान खुद से बातचीत करता है तो आसपास दुनिया सभी चीजों को भूल जाता है। यूरोप के लोग में बातचीत का एक विशेष कला प्रचलित है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा इस बात को। बातचीत के दौरान सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मीयता, कितने दिल से और अपनेपन से बात की जा रही है। सबसे जरूरी चीज आत्मीयता। बातचीत यदि जब भी करें आप किसी से, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपनापन महसूस होना चाहिए। यदि घर पर मम्मी पापा किसी से भी बात कर रहे हैं, यदि वो अपनापन महसूस ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि इंसान अपने मन के अंदर कुछ छुपाए बैठा है। हाँ जी, ये वाचालता को दोष बताते हैं कौन? वाचालता को दोष बता रहे हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। वाचालता क्या होता है? बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहते हैं, और ऐसी स्थिति को वाचालता कहते हैं। लेखक कहते हैं कि मनुष्य जब वाचाल हो जाता है और अपनी जुबान पर, सॉरी यहाँ पे जुबान रहेगा ना, और अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता है तो यह एक दोष है। वहीं जब मनुष्य संजीदगी से और सलीके से बात करता है तो यह उसका गुण है। ओके, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी जुबान पर, या जबान भी कह सकते हैं, ठीक है, जुबान पर काबू रखे और अपनी मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे। ओके, ये रहा चैप्टर। आप कमेंट करके बताइए कि ये चैप्टर कैसा लगा, और अगले वीडियो में इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और कोशिश किया जाएगा कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डील करा दिया जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।